विषय है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और ख़ास तौर पर उनकी नज़र में महिलाओं की मुक्ति के लिए शिक्षा का क्या महत्व था। हाँ, और क्यों उन्होंने ऐसे मतलब उनका सबसे शक्तिशाली हथियार माना? बिल्कुल। हमारे पास अम्बेडकर एजुकेशन द वेपन ऑफ विमेन्स लिबरेशन इस शीर्षक वाले लेख के कुछ अहम हिस्से हैं। जी। और इस चर्चा का आप कह सकते हैं मकसद ये समझना है कि बाबा साहेब की जो सोच थी वो सिर्फ अक्षर ज्ञान तक ही नहीं थी। नहीं, उससे कहीं आगे थी। हाँ, वो इसे एक सामाजिक क्रांति का औजार कैसे मानते थे, इस पर हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बाबा साहेब के उस मशहूर कथन से, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। हाँ, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन लेख ये कहता है कि जब वो शिक्षा की बात करते थे तो उनके जहन में महिलाओं की स्थिति वो एक अहम चिंता थी। बिल्कुल केंद्रीय चिंता थी। तो सवाल ये उठता है कि उस दौर में मतलब जहां महिलाओं का घर से निकलना भी मुश्किल था, वहां शिक्षा को उनकी मुक्ति का मुख्य हथियार क्यों माना गया। हम्म। चलिए इसी को आज थोड़ा खोलते हैं। हाँ, और देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। सही। लेख इस पर काफी जोर देता है कि उस समय समाज में लड़कियों की पढ़ाई को लेकर कितनी गहरी पाबंदियां थीं, वर्जनाएं थीं। हाँ, मतलब पाप समझा जाता था कई जगह तो। बिल्कुल, इसे अक्सर धर्म और परंपरा के खिलाफ माना जाता था। और अगर किसी परिवार की लड़की मान लीजिए स्कूल जाने की हिम्मत भी करती थी तो उसे सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ सकता था। तो ऐसे माहौल में बाबा साहब का ये कहना कि शिक्षा ना सिर्फ जरूरी है बल्कि महिलाओं की आजादी का एकमात्र रास्ता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब क्रांतिकारी घोषणा थी। ये उस वक्त की जो जड़ हो चुकी सामाजिक मान्यताएं थीं, उन पर सीधा हमला था। बिल्कुल, ये सिर्फ कोई एकेडमिक बात नहीं थी, ये तो सीधे सीधे जो चल रहा था उसे चुनौती थी। सीधी चुनौती थी। लेख भी यही बताता है कि बाबा साहेब के लिए शिक्षा का मतलब सिर्फ साक्षर होना या डिग्री लेना नहीं था। नहीं, वो इसे चेतना जगाने वाली एक प्रक्रिया मानते एक थे। ऐसी क्रांति जो महिलाओं को सदियों की वो जो मानसिक और सामाजिक गुलामी थी उसकी जंजीरों से आजाद कर सकती थी। हाँ, मानसिक गुलामी शायद ज्यादा गहरी थी। बिल्कुल, जैसा कि लेख में उनके विचारों का विश्लेषण है, उन्होंने साफ कहा, अगर आप समाज की आधी आबादी यानी महिलाओं को ज्ञान और शिक्षा से दूर रखेंगे, वंचित रखेंगे। हाँ वंचित रखेंगे, तो यह समाज कभी पूरी तरह विकसित हो ही नहीं सकता। यह हमेशा आधा अपंग ही रहेगा। आधा अपंग सही शब्द है। उनका जोर इस बात पर था कि महिला को शिक्षा सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि वो एक अच्छी हाउसवाइफ बने, हाँ, जो परंपरागत सोच थी, बल्कि इसलिए चाहिए कि वो एक जागरूक नागरिक बने और समाज किस दिशा में जा रहा है उसे तय करने में अपनी भूमिका निभाएं। और देखिए लेख के विश्लेषण में एक और दिलचस्प बात सामने आती है। क्या बाबा साहेब ने शिक्षा को सिर्फ जानकारी या स्किल से नहीं जोड़ा, उन्होंने इसे 3 बहुत ही बुनियादी और शक्तिशाली चीजों से जोड़ा। अच्छा, कौन सी 3 चीजें? पहला, आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरा, तर्क शक्ति, रीजन। और तीसरा, स्वतंत्रता, लिबर्टी। आत्मसम्मान, तर्क शक्ति और स्वतंत्रता। उनका मानना था कि शिक्षा महिलाओं को वो बौद्धिक औजार देती है जिससे वो अपने आसपास की दुनिया को समझ सकें, सवाल उठा सकें। हाँ, ये सवाल उठाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकें। लेख में जिक्र है कि बाबा साहेब का तर्क था, जो औरत शिक्षित होगी उसे धर्म, परंपरा या अंधविश्वास के नाम पर मतलब आसानी से गुमराह नहीं किया जा सकेगा। सही बात है। शिक्षा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती, वो विश्लेषण करने की, एनालाइज करने की क्षमता देती है। ये जो स्थापित धारणाएं हैं, चाहे वो कितनी भी पुरानी या पवित्र क्यों ना मानी जाती हो, उन्हें चैलेंज करने का साहस देती है। और सबसे जरूरी बात, हाँ, वो ना कहने की शक्ति देती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये ना कहने की शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो पितृसत्तात्मक समाज ने उनसे सदियों से छीन रखी थी। ये ना कहने की शक्ति और आत्मसम्मान वाली बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेख इसे सीधे सीधे आत्म पहचान से जोड़ता है। हाँ, बाबा साहेब के हवाले से लेख कहता है, शिक्षा केवल अक्षरों और शब्दों का ज्ञान नहीं है, नहीं, बल्कि ये स्वयं को, अपनी क्षमताओं को और दुनिया में अपनी जगह को पहचानने की एक गहरी प्रक्रिया है। खुद को पहचानना। हाँ, वो इस बात को समझते थे कि शिक्षा के जरिए ही महिलाएं समाज ने जो उन पे भूमिकाएं और पहचान थोपती हैं, हाँ, उनसे बाहर निकलकर अपनी असली क्षमता और अस्तित्व को समझ पाएंगी। ये सिर्फ बाहरी दुनिया के बारे में जानना नहीं था, ये अपने अंदर की शक्ति को पहचानना था। अंदर की शक्ति।
और लेख में ये भी जिक्र है कि उन्होंने ये बात सिर्फ पब्लिक में नहीं कही, नहीं, अपनी पत्नी रमाबाई के जीवन में भी इसे उतारने की कोशिश की, उन्हें लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित किया। अच्छा, ये बात कम लोग जानते हैं। हाँ, और इस तरह दूसरी महिलाओं के लिए भी एक मिसाल कायम की। ये विचार कितना समावेशी था, कितना इंक्लूसिव था। हाँ? लेख इस बात पे रोशनी डालता है कि बाबा साहब का जो नजरिया था शिक्षा को लेकर, वो किसी खास वर्ग या जाति की महिलाओं तक सीमित नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका साफ और मजबूत मत था, जिसे लेख बार बार बताता है। शिक्षा किसी एक वर्ग या लिंग की बपौती नहीं है। सही। यह हर मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है, खासकर उनका जिन्हें इससे सबसे ज्यादा दूर रखा गया है, वंचित रखा गया। हाँ, वंचित रखा गया है। ये उन लाखों महिलाओं के लिए उम्मीद की एक किरण थी जो सामाजिक बेड़ियों और आर्थिक तंगी में जकड़ी हुई थी, जिनके सपने घर की चार दीवारी में या खेत खलियान में ही कहीं खो जाते थे। और जैसा लेख बताता है, उन्होंने सिर्फ भाषण नहीं दिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी जैसे संस्थानों की नींव रखी, गरीब और वंचित तबकों के बच्चों, खासकर लड़कियों के लिए स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना पर जोर दिया। और वो हॉस्टल और लाइब्रेरी वाली बात भी। हाँ, बिल्कुल। लेख में उनके उन प्रयासों का खास जिक्र है जहां उन्होंने लड़कियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल, छात्रावास और पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज, पुस्तकालयों की पुरजोर वकालत की, ताकि वो सुरक्षित माहौल में पढ़ सकें। बिल्कुल। उनका मानना था कि ये शिक्षण संस्थान सिर्फ ईंट गारे की इमारतें नहीं हैं, ये वो लैब हैं जहां नए विचार जन्म लेते हैं, जहां क्रिटिकल थिंकिंग पनपती है और इन्हीं विचारों से सामाजिक क्रांति की जमीन तैयार होती है। यहाँ एक और पहलू है जिस पे लेख ध्यान खींचता है, वो है शिक्षा में बराबरी का सिद्धांत। हाँ, समानता। बाबा साहब सिर्फ महिलाओं की शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे, वो लड़के और लड़की दोनों के लिए बराबर उनकी वकालत कर रहे थे। लेकिन वो सिर्फ थ्योरी में बराबरी की बात नहीं कर रहे थे। नहीं, वो जमीनी हकीकत जानते थे। हाँ, वो जमीनी हकीकतों से वाकिफ थे। लेख इसका विश्लेषण करता है कि उन्होंने उन प्रैक्टिकल दिक्कतों को पहचाना जो लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती थीं। जैसे स्कूलों का घरों से बहुत दूर होना। हाँ, ये तो बड़ी समस्या थी। रास्ते में सुरक्षा की कमी, सामाजिक ताना बाना जो लड़कियों के अकेले बाहर निकलने को गलत मानता था, और सबसे बढ़कर परिवारों की आर्थिक तंगी, जहां लड़कों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी जाती थी। बिल्कुल। इसलिए जैसा लेख बताता है, उन्होंने सरकार और समाज दोनों से ये मांग की कि लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं। क्या प्रावधान? जैसे कि उनके घरों के पास स्कूल खोलना, सुरक्षित और सस्ते हॉस्टल उपलब्ध कराना, लड़कियों के लिए विशेष स्कॉलरशिप्स देना। अच्छा। और महिला शिक्षकों की भर्ती करना, ताकि पेरेंट्स अपनी बेटियों को स्कूल भेजने में ज्यादा सहज महसूस करें। ये बहुत प्रैक्टिकल सुझाव थे, और ये सब करते हुए उनका नजरिया सिर्फ तात्कालिक नहीं था, वो बहुत दूर का सोचते थे। हाँ, दूरगामी था। लेख में उनके इस कथन को महत्व दिया गया है, शिक्षा पर किया गया खर्च कोई व्यय नहीं है, ये एक निवेश है, एक इन्वेस्टमेंट। हाँ, एक ऐसा निवेश जो न केवल व्यक्ति को बल्कि पूरे समाज को आने वाली पीढ़ियों तक बदल कर रख देता है। पीढ़ियों तक? हाँ, वो इसे शॉर्ट टर्म फायदे के तौर पर नहीं देख रहे थे। उनका सपना एक ऐसे समाज का था जहां महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर हो, जहां वो परिवार और समाज के फैसलों में बराबरी की भागीदार हो। और लेख के विश्लेषण के अनुसार वो मानते थे कि अगर किसी समाज की महिलाएं शिक्षित और जागरूक होंगी तो वो समाज अंधविश्वास, कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ ज्यादा मजबूती से लड़ सकेगा। हाँ, क्योंकि वो सवाल करेंगी। सही। शिक्षित महिलाएं न सिर्फ अपना जीवन संवारती हैं, बल्कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मजबूत और प्रगतिशील नींव रखती हैं। वो परिवार की और इस तरह पूरे समाज की रीढ़ बनती हैं। और इस सोच का सबसे ठोस और शायद सबसे स्थायी असर हमें भारतीय संविधान में देखने को मिलता है ना? निश्चित रूप से, बिल्कुल। अगर हम इसे व्यापक संवैधानिक नजरिए से देखें तो लेख इस बात को सही परिप्रेक्ष्य में रखता है। संविधान सभा में बाबा साहब ने शिक्षा को हर नागरिक के मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित करवाने के लिए जो संघर्ष किया, हाँ, फंडामेंटल राइट, उसका सबसे गहरा और परिवर्तनकारी असर शायद महिलाओं पर ही पड़ा। लेख के अनुसार ये उनके लिए सचमुच एक नए युग की शुरुआत थी, एक नई सुबह। हाँ, सदियों के अंधेरे और चुप्पी के बाद मिली एक आवाज, एक पहचान। शिक्षा ने उन्हें वो भाषा दी जो उनसे छीन ली गई थी। इसने उन्हें सवाल पूछना सिखाया, अपनी स्थिति पर, समाज के नियमों पर, हाँ, और सरकार की नीतियों पर भी। इसने उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ना और उन्हें हासिल करना सिखाया। और लेख इस बात पर भी जोर देता है कि आज हम
अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, लॉ हो, पॉलिटिक्स हो, हाँ, हर क्षेत्र में जिन महिलाओं को लीडरशिप रोल्स में देखते हैं, उनकी सफलता की कहानी कहीं ना कहीं बाबा साहेब द्वारा खोले गए शिक्षा के इसी रास्ते से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, ये उसी बीज का फल है जो उन्होंने इतने संघर्षों से बोया था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बारीकी है जिस पर लेख हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या? बाबा साहेब ने शिक्षा के महत्व पर जोर तो दिया, पर साथ ही एक चेतावनी भी दी जो आज के संदर्भ में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है। अच्छा, क्या चेतावनी? लेख उनकी इस विचार को सामने लाता है, सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है, ये समझना जरूरी है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। क्यों पढ़ रहे हो? पर्पस क्या है? हाँ, उनका उद्देश्य सिर्फ साक्षरता फैलाना या लोगों को डिग्रियां दिलवाना नहीं था। वो इस बात से चिंतित थे कि कहीं शिक्षा का मतलब सिर्फ नौकरी पाने का एक साधन बनकर ना रह जाए। और यहीं पर शिक्षा के असली उद्देश्य का सवाल उठता है, जिसे लेख गहराई से टटोलता है। बाबा साहब के लिए, जैसा लेख साफ करता है, शिक्षा का दोहरा उद्देश्य था, व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक सेवा। व्यक्तिगत उन्नति और सामाजिक सेवा। अच्छा, यानी शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाए, उसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाए, लेकिन साथ ही उसमें समाज के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव भी पैदा करें। हाँ, ये जरूरी है। वो चाहते थे कि महिलाएं शिक्षित होकर सिर्फ दूसरों के निर्देशों का पालन करने वाली कर्मचारी न बने, बल्कि वे खुद निर्णय लेने वाली बने, नीतियां बनाने में योगदान दें और समाज और देश का नेतृत्व करें। लीडरशिप। हाँ, लेख के अनुसार उनका मानना था कि शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता देती है, क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक सोच। हाँ, और केवल स्वतंत्र और आलोचनात्मक सोच वाला व्यक्ति ही समाज में सकारात्मक और स्थायी बदलाव ला सकता है। इसीलिए उन्होंने कहा, और लेख इसे कोट करता है, शिक्षित महिलाएं समाज की प्रगति का इंजन हैं, वे समाज की रीढ़ हैं। रीढ़ है। शिक्षा स्त्री को निर्भर के दर्जे से उठाकर निर्णायक की भूमिका में लाती है। शायद यही वजह है कि उन्होंने शिक्षा को महिलाओं की मुक्ति का पहला और सबसे अहम हथियार कहा। हाँ, पहला हथियार। लेख इस मेटाफर हो, इस रूपक को बहुत प्रभावी ढंग से पेश करता है। ये कोई हिंसक हथियार नहीं है जो किसी को शारीरिक चोट पहुंचाए। नहीं, ये ज्ञान का हथियार है। हाँ, ये ज्ञान का, तर्क का और चेतना का हथियार है। ये वो हथियार है जो अज्ञानता के अंधेरे को, अंधविश्वास की बेड़ियों को और अन्याय की दीवारों को गिराता है, ध्वस्त करता है। ये वो अंदर की शक्ति है जो एक महिला को आत्मविश्वास से ये कहने का साहस देती है, मैं अबला नहीं, मैं किसी से कम नहीं, मैं सक्षम हूँ। और जैसा कि लेख में उनके शब्दों को दर्शाया गया है, उन्होंने ये विश्वास दिलाया कि यदि तुम शिक्षित हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, तुम्हें तुम्हारे अधिकारों से वंचित नहीं कर सकती। बिल्कुल। बाबा साहेब के अपने शब्दों में, जैसा लेख में लिखा है, शिक्षा ही वो अग्नि है जो सामाजिक अन्याय और असमानता को जलाकर राख कर सकती है। क्या बात है, अग्नि। ये एक बहुत ही शक्तिशाली इमेज है। ये दिखाता है कि शिक्षा में कितनी जबरदस्त परिवर्तन लाने की ऊर्जा है। हाँ। लेख उनके एक और विचार पर ध्यान दिलाता है, जो उन्होंने कहा कि शिक्षा से वही लोग डरते हैं जो समाज में बराबरी नहीं चाहते। अच्छा। जो दूसरों का शोषण करके अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। ये डर ही था जिसे वो शिक्षा की रोशनी से मिटाना चाहते थे। वो चाहते थे कि महिलाएं शिक्षित होकर न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन को बेहतर बनाएं, बल्कि समाज में जो ये डर का माहौल है उसे खत्म करें और बराबरी का स्थान पूरे आत्मविश्वास के साथ हासिल करें। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है, अगर हम लेख के इन अंशों से निकले मुख्य विचारों को समेटें? हाँ, इसका निचोड़ क्या है? तो निचोड़ यही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए शिक्षा महिलाओं की आज़ादी की चाबी थी, मुक्ति का अनिवार्य रास्ता थी। अनिवार्य रास्ता। उनका संदेश बिल्कुल सीधा, साफ और शक्तिशाली था। जैसा कि लेख के अंत में भी लगता है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और इसमें शिक्षित बनो सबसे पहले आता है। हाँ, सबसे पहले। उनका सपना एक ऐसे प्रबुद्ध भारत का था जो ज्ञान, समता, बंधुत्व और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो। और वे जानते थे कि ये महान सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक भारत की हर एक महिला शिक्षित, सशक्त और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हो जाती। यहाँ एक सोचने वाली बात उभरती है जिसे लेख भी आखिर में इशारों में छोड़ता है। क्या? बाबा साहब का जोर सिर्फ साक्षरता या डिग्री पर नहीं था, नहीं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, सामाजिक चेतना और नेतृत्व क्षमता के विकास पर था। उनका सवाल था, क्यों पढ़ रहे हो?
शिक्षा का उद्देश्य क्या है? हाँ, ये गहरा सवाल है। तो आज जब हम आजादी के इतने सालों बाद अपनी शिक्षा व्यवस्था को देखते हैं, तो ये सवाल पूछना जरूरी है, क्या हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली बाबा साहेब के इस आदर्श पर खरी उतर रही है? क्या हम वाकई ऐसी पीढ़ियां तैयार कर रहे हैं जो स्वतंत्र रूप से सोच सकती हैं, जो सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशील हैं और जो नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं? या फिर हमारी शिक्षा व्यवस्था मुख्य रूप से सिर्फ रोजगार दिलाने वाली एक फैक्ट्री बनकर रह गई है, जिसका आलोचनात्मक सोच और सामाजिक बदलाव से सरोकार शायद कम होता जा रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गंभीरता से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, खासकर जब हम बाबा साहेब के सपनों के भारत की बात करते हैं।